अगर तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी है तो अपने भाई से कहो कि वो मुझसे शादी करे, वरना मेरे भाई को भूल जाओ। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, जबकि तानिया ने नम आंखों से वरदान को देखा, जो खुद भी बेचैनी में था। रीमा, मेरी बात सुनो, ये सब मुमकिन नहीं है। वरदान ने बहन को अपनी तरफ मोड़ते हुए बेबसी से कहा। नहीं भाई, ये फाइनल है। इन चौधरी लोगों पर मुझे भरोसा नहीं, आप भी मत कीजिए। न जाने किस साजिश के तहत ये आपसे शादी करना चाहती है और आप इसे प्यार समझ रहे हैं। रीमा प्लीज, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वरदान ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, जबकि तानिया आंखों में आंसू लिए वहां से बाहर निकल गई। कर दिया ना नाराज उसे, तो हो जाए। आप भी याद रखिएगा, अगर तानिया से शादी करनी है तो मुझे उसके भाई से शादी करना होगी। वरदान सिर नामे हिलाते हुए और अफसोस से अपनी बहन को देखते हुए वहां से तानिया के पीछे निकला। रोको यार, तुमने भी तो जैसे स्पीड पर पैर रख दिया है। वरदान ने उसे पुकारा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आप जानते हैं वरदान, रीमा जो कह रही है वो नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई कभी भी रीमा से शादी नहीं करेंगे। वो शोभा से मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे कैसे कह दूं कि वो मेरी खातिर रीमा से शादी कर लें। वो बेबसी से रो दी। उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं रीमा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। उसके आंसू वरदान को तकलीफ दे रहे थे। वो कभी नहीं मानेगी। आपकी बहन है लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ वो कितनी जिद्दी है। एक बार जिद पर आ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनती, अपनी करके ही दम लेती है। अच्छा, तुम इन बातों पर खुद को रुलाओगी क्या? मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लग रहे। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो उसे लिए गाड़ी की ओर बढ़ा था। तानिया गहरा सांस भरते उसके पीछे आई। ड्राइवर आ गया होगा लेने, मैं चली जाऊंगी। वो सुबकते हुए बोली, मैं खुद घर छोड़ कर आऊँगा अपनी जान को। वो तानिया को लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। फिर गाड़ी को चौधरी हवेली की ओर मोड़ दिया। उसे हवेली उतारते हुए वो उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन तानिया जानती थी ये सब सिर्फ बख्ती दिलासे हैं। होगा वही जो रीमा चाहेगी। वो उसे हवेली छोड़कर वापस रीमा के पास आया, जो आइसक्रीम से मजे उठा रही थी और उसी का इंतजार कर रही थी। कितना वेट करवाया भाई, मेरी ये चौथी आइसक्रीम है। वो एक आंख मटकाते हुए मुस्कुराई तो जवाब में वरदान भी मुस्कुरा दिया। वैसे बहुत पकाती है ये लड़की जिसका नाम तानिया चौधरी है। कैसे गुजारा करेंगे आप उस चिपकू के साथ? वो बनावटी अफसोस से बोली। गुजारा मैं करूँगा या वो? उसके हाथ से आइसक्रीम लेते हुए मुंह में एक बाइट रखते वो आंख मटका कर बोला, और दोनों बहन भाई खिलखिलाकर हंस दिए। कोई नहीं जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी था चौधरी लोगों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला था। 28 साल का, लंबा कद, चौड़ी कद काठी, बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, काले हल्के भूरे बाल, घनी काली पलकों के साथ लाल रंग के भरे भरे ओंठ, उन पर उसका वो कातिल तिल जो उसकी घनी मूछों के पास था। उसकी हल्की भूरी बियर्ड को चार चांद लगा रहा था। अपने फेवरेट सफ़ेद रंग के कुर्ता पैजामा पर ब्लैक जैकेट और ऊपर से ब्लैक ही शॉल ओढ़े हुए वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। चौधरी आरिश ने एक नज़र नीचे से ऊपर आती तानिया पर डाली। उसकी आंखों में ढेरों आंसू देख वो ठिठक गया था। उसे अपनी बहन सबसे ज़्यादा खास थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर वो तड़प ही उठा था। तानिया, क्या बात है, ये आंखों में आंसू? वो अपनी बहन के पास खड़े होते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहा था। तो ना चाहते हुए भी तानिया की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगीं। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था। सच सच बताओ तानिया, क्या बात है, क्यों रोई? वो चौधरी आरिश था और उसकी आंखों से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती थी, तो तानिया के आंसू कैसे छुप जाते? भाई, वो भी तड़पते हुए आरिश के सीने से लग गई। तानिया, ऐसे मत करो बच्चे। कौन सी बात परेशान कर रही है जो मेरी प्यारी सी जान की आंखों में आंसू ले आई? बताओ मुझे। वो बहुत प्यार से बहन के आंसू पोंछते हुए पूछ रहा था। हालांकि जैसा वो चाहती थी सब वैसा ही हो रहा था। उसे वरदान से शादी करनी थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। सब घर वालों से, सब रस्मों रिवाजों रीतों से लड़कर उसने अपनी बहन का साथ दिया था क्योंकि वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। और आज फिर से वही आंसू। आरिश कैसे बर्दाश्त करता? भाई, वो रीमा, वो एक नाम आरिश के माथे पर बल ले आया। क्या किया है उसने? बताओ मुझे। आरिश का दिमाग पल में सटक गया था। वो जानता था रीमा एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है। वो तानिया को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। और फिर तानिया ने आरिश को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आरिश का दिमाग झंझना उठा था।
वो इस हद तक गिर जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। अपने गुस्से को कुछ देर के लिए एक तरफ रखते हुए वो तानिया की तरफ मुड़ा और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। खबरदार तानिया, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी और वरदान की शादी मैं करवाऊंगा। कोई भी रीमा इस शादी को होने से नहीं रोक सकती। लेकिन भाई, आप जानते हैं वो कितनी जुनूनी है। वो जो कहती है वो जरूर करती है। वो मेरी दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत जिद्दी है। तो क्या तानिया, तुम उसे जानती हो तो क्या अपने भाई को नहीं जानती? ऐसी जगह मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। और तुम सारी टेंशन से फ्री होकर शादी की तैयारियां शुरू करो। फिक्स डेट पर तुम्हारी शादी वरदान के साथ होगी। भाई, आप क्या करेंगे? तानिया को अब रीमा की फिक्र खाने लगी, जबकि वो जानती थी उसका भाई बहुत गुस्से वाला है। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने भाई को सब कुछ क्यों बता दिया। तानिया, जाओ मेरा बच्चा, रिलैक्स रहो। तुम्हारी सारी फिक्रें तुम्हारे भाई की हैं। भरोसा रखो अपने भाई पर। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। वो तानिया को रिलैक्स करता खुद हवेली से बाहर निकलता चला गया। अब उसका रुख डेरे की तरफ था, जहां आज एक पंचायत लगी हुई थी और जहां सरदार चौधरी आरिश रंजीत ने आज एक फैसला देना था। ठाकुर प्रताप की लड़की मुनीम कमलेश के लड़के के साथ भाग गई थी और वो अब दोनों पकड़े गए थे। ठाकुर लोग उन दोनों को मार देना चाहते थे। दोनों ही उनके खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन इस वक्त वो चौधरी के आदमियों की हिरासत में थे, इसीलिए अभी तक जिंदा थे, वरना अब तक उनकी सांसों की डोर टूट चुकी होती। आज चौधरी आरिश को अपना फैसला सुनाना था। जैसे ही वो डेरे पर पहुंचा, पंचायत वाले सभी लोग मौजूद थे। एक तरफ ठाकुर की फैमिली थी तो दूसरी तरफ मुनीम जी की फैमिली। सभी एक दूसरे को सख्त घूर रहे थे। चौधरी आरिश के आने से सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें लड़के और लड़की दोनों के बारे में पूरी जानकारी दी जाने लगी और फिर उसने उन दोनों को बुलाने को कहा। जैसे ही वो दोनों सामने आए, ठाकुर और मुनीम जी दोनों ही अपनी जगह पर तिलमिलाकर रह गए। अपनी अपनी हद में रहो सब। यह चौधरी आरिश का डेरा है। यहाँ अगर कुछ भी गलत हुआ तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपने जोशीले खून पर काबू रखो। चौधरी आरिश ने सबको एक नज़र देखते हुए सख्त लहजे में कहा। चौधरी, साफ बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी लड़की वापस दे दी जाए, हम जाने और हमारी लड़की। मुनीम कमलेश ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपनी बेटी की मांग की। और आप हमें हमारा बेटा हमारे हवाले कर दें। प्रताप साहब ने भी अपने बेटे को घूरते हुए कहा। मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं, लेकिन अब मुझे इन लोगों से भी बात करने दें। बेहतर होगा आप सब चुप रहें। आरिश ने फिर से सख्त लहजे में कहा तो मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए वो लोग चुप हो गए। वो लड़का सुरजीत और लड़की गंगा दोनों ही उम्मीद भरी नज़रों से आरिश की ओर देख रहे थे। तुम दोनों ने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। चौधरी आरिश के शब्दों पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर थाम गए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नाजायज रिश्ते में हो। कैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हो सकते हो? सरदार साहब, हमने मंदिर में जाकर एक दूसरे से विवाह कर लिया है, सुरजीत ने धीरे से लेकिन मजबूत लहजे में कहा। तो कमलेश गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। मेरी बेटी के हवाले से तुमने कुछ भी गलत कहा तो, और मैं ऐसे किसी भी विवाह को नहीं मानता। हमारी बच्ची हमें लौटा दो। मुनीम कमलेश बहुत गुस्से में था। आप बैठ जाएं। अब आप अगर दोबारा मेरे मामले में बोले तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। आरिश का अंदाज इस बार और भी सख्त था। तुम दोनों ने बिना बड़ों की अनुमति के ये विवाह किया है और इस विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इस पंचायत का फैसला है कि एक मिनट चौधरी साहब। इससे पहले कि आरिश अपना फैसला सुनाता, एक लड़की की आवाज़ पर वो चौंक गया। वो धीरे धीरे चलते हुए आरिश के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई थी। 19 या 20 साल की वो लड़की पूरी इज्जत और हिम्मत के साथ खड़ी थी और उसका यहाँ इस वक्त डेरे पर आना चौधरी आरिश को बुरी तरह गुस्सा दिला गया था। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको नहीं लगता कि इस लड़के और लड़की की मर्जी जान लेनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और दोनों को हक है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएं। तो आप कौन होते हैं उन पर अपना फैसला थोपने वाले? रीमा की बात पर आरिश के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भिज गईं। लड़की, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। मुनीम जी ने गुस्से से रीमा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, सिर्फ आपका लेना देना है? क्यों? क्योंकि आपने इसे पैदा किया है। पैदा किया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी गुलाम है। आप जो चाहेंगे वो ये करेगी। सॉरी टू से बट ऐसा हरगिज नहीं होगा। हर लड़की को अपनी मर्जी से जीने का हक है।
अपनी मर्जी से वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती है, वो भी तब जब वो बालिग हो। तो आप उसे रोक नहीं सकते। रीमा जिस अंदाज में उससे बात कर रही थी वो उनके गुस्से को और भी भड़का रही थी। मुनीम कमलेश ने होंठ भींचते हुए चौधरी आरिश की ओर देखा। इससे पहले कि रीमा को कोई वहां से बाहर निकालता, चौधरी आरिश अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। एक पल को रीमा का दिल जोर से धड़का, पर अगले ही लम्हे वो मजबूत अंदाज में खड़ी चौधरी आरिश को अपनी तरफ आता देख रही थी। पंचायत इस मामले का फैसला कल करेगी। पंचायत बर्खास्त की जाती है। वो वहीं चलते चलते अपना फैसला सुना गया था और रीमा के पास आते अपनी गहरी नीली आंखें उसके चेहरे पर टिकाते उसकी कलाई पर अपनी पकड़ जमा ली। सभी ने बहुत हैरानी से ये मंजर देखा था। सरदार जी, आप हुक्म दें तो इस लड़की को। इससे पहले वो शख्स अपनी बात पूरी करता, चौधरी आरिश ने उसे कहर बरसाती नजरों से देखा तो वो अपनी नजरें झुका गया। रीमा ने मुंह खोले आंखें फाड़े चौधरी आरिश की दीदा दिलेरी को देखते हुए गुस्से से अपने होंठ भींचे। वो उसकी पकड़ में घसीटी जा रही थी। वो उससे पूरे 9 साल बड़ा था, जबकि रीमा को तो वो 20 साल बड़ा लगता था। उसका बॉडी बिल्डर जैसा वजूद देखकर और अपना नाजुक सा सरापा देखकर उसे अक्सर खुद पर रहम आता था। छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो झटपटाई थी, जबकि चौधरी आरिश उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाते हुए फ्रंट सीट पर धकेलते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और झटके से गाड़ी को रिवर्स गियर देते हुए सड़क पर डाल दिया। सरदार चौधरी आरिश रणजीत, किस खुशी में आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं? वो उसकी तरफ मुड़ती हुई भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए तंज कर गई। आरिश ने माथे पर बल डाले सामने विंड स्क्रीन देखी। गाड़ी रोको आरिश, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अचानक से उसके दिमाग ने पलटा खाया और वो बदतमीजी से बात करती हुई उसके स्टीयरिंग पर मौजूद हाथों की उभरी नीली नसों पर जा टिकी। रीमा के दिल में खलबली सी मची हुई थी। सुनाई कम देता है क्या? वो अब की बार चिल्लाते हुए बोली। तो आरिश ने एक पल को गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। मुझसे शादी करना चाहती हो ना तुम? यही शर्त रखी है ना तुमने तानिया और बरदान की शादी की? वही ठंडा लहजा और ठंडा अंदाज। रीमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। हाँ तो कोई मसला है, कोई खराबी है क्या मेरे अंदर? वो आंखें मटकाते हुए पूछने लगी। ये तो मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा कि किसमें क्या खराबी है। जो रात भर मेरी शिद्दतों के आगे तुम्हारी जबान भी खुल पाई तो। आरिश के इतने बेबाक जवाब पर रीमा के कानों से धुआं निकलने लगा। झट से अपना रुख विंडो की तरफ किया। अब और क्या बहस करती वो इस बेबाक, बेशर्म और बदतमीज चौधरी से। मिस्टर आरिश चौधरी, आपके अंदर जज्बातों की गर्मी कुछ ज़्यादा ही भड़क रही है। जब जबानी इतनी ही तंग कर रही है तो जरूर अपनी मंगेतर से भी यही सब कहते होंगे। अब की बार वो थोड़ा तेज लहजे में बोली। उसने कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसमें शर्म और हया है, तुम्हारी तरह नहीं कि भरी पंचायत में मुंह उठाकर पहुंच जाए। आरिश की बात पर रीमा ने दांत पीसते हुए उसे गुस्से से घूरा था। सही कहा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि हवेली से कदम भी बाहर निकाल सके। पंचायत में पहुंचकर हक और इंसाफ की बात करना जिगर और हिम्मत का काम है। रीमा ने भी उसे अब की बार खूब सुनाया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, लगता है काटने का वक्त आ गया। आरिश ने मोड़ काटते हुए उसे घूरा। तुम्हारी भूल है चौधरी आरिश कि तुम मेरा कुछ बिगाड़। अचानक एक ब्रेकर पर गाड़ी बुरी तरह उछली थी और रीमा सीधे जाकर आरिश के कंधे से जा लगी। खुद को संभाल कर बैठो, पकेआम की तरह मेरी झोली में आकर मत गिरो। थोड़ी ठंडक रखो, तुम्हारे मचलते जज्बातों को जल्दी ही शांत करूंगा। लेकिन पहले शादी हो जाने दो। वो उसे एक तरफ करता हुआ ब्रेक काबू में करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब आरिश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी गाड़ी के ब्रेक्स किसी ने फेल कर दिए थे। वो ब्रेक्स पर पैर रखता लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अब वो ऊंचे नीचे रास्तों पर गाड़ी भगाया जा रहा था और गाड़ी बुरी तरह उसके काबू से बाहर हो रही थी। क्या कर रहे हो, आहिस्ता चलाओ। वो अब की बार गाड़ी के शीशे से जा टकराई। सीट बेल्ट लगाओ, वो उसे मशवरा देता गाड़ी की स्पीड स्लो कर रहा था, जो हो ही नहीं रही थी। आरिश के चेहरे पर परेशानी देखकर वो कुछ समझ गई थी कि गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वो सीट बेल्ट खींचकर लगा रही थी कि गाड़ी फिर से बुरी तरह डोल गई। रीमा का सिर सीधे डैशबोर्ड से जा टकराया। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। होंठ नीचे हारिश ने उसकी ओर देखा था, जो माथे पर हाथ रखे आंखें मीच गई थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? वो एकदम चिल्लाई थी। मनहूस घड़ी थी जब तुम्हें गाड़ी में बिठाया, वो भी 2 टूक बोला, जबकि अब गाड़ी कच्चे रास्ते का सफ़र कर रही थी। मुझे नहीं लगता हम बचेंगे आज। सामने नजर आती खाई को देखते रीमा ने डरते हुए कहा। आरिश ने गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालते हुए
स्पीड ब्रेकर से पैर हटाया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, रीमा को अपनी तरफ खींचा। वो इस अचानक हरकत पर भौचक्की रह गई थी। आरिश उसे अपने साथ लगाए गाड़ी से बाहर कूदा था। गाड़ी खाई की तरफ जाती नीचे गिर गई थी, जबकि वो रीमा को लिए एक तरफ गिरता उसे कवर कर गया। एक दूसरे से जुड़े वो लुढ़कते हुए खुद भी खाई की तरफ जा रहे थे। वहाँ स्लिपिंग थी, खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन आरिश ने एक जगह पर हाथ जमाते हुए खुद को और उसे गिरने से बचा लिया। उसे खुद को अच्छी खासी चोटें आई थीं, लेकिन रीमा को वो काफ़ी हद तक बचा गया था। आरिश, वो जो नीचे गिरने वाली थी, एक जगह रुकते हुए आरिश के गले में बाहें डाल दी। वे बिल्कुल किनारे पर थे और अगर आरिश किसी पेड़ की टहनी को न पकड़ता तो दोनों इस वक्त गहरी खाई में होते। आरिश ने एक हाथ से उस टहनी को थामा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ रीमा की कमर पर था। रीमा, ऊपर की तरफ मूव करो, उसे हिदायत देता वो होंठ भींच गया। रीमा खुद पर काबू पाती ऊपर चलने लगी और दूसरी तरफ जाकर किनारे पर पहुंच गई। उसके ऊपर होते ही आरिश ने भी एक तरफ से छलांग लगाई और ऊपर आ गया। दोनों ही जमीन पर लेटे अब गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। मौत के मुंह से निकलकर बचकर आना इतना आसान काम नहीं था। कोई तो था जिसने चौधरी आरिश को मारने की कोशिश की थी। रीमा सिर थामे उठी। इतने बड़े चौधरी सरदार हो तुम, और एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कैसे सरदार हो तुम? वो उसकी तरफ रुख करते हुए उस पर बरस पड़ी। रीमा की कोहनी बुरी तरह छिल चुकी थी, जहाँ से खून रिस रहा था, और अब उसे बुरी तरह जलन का एहसास भी हो रहा था। हालांकि रीमा को आरिश के मुकाबले बहुत कम चोट आई थी, लेकिन उसे अपनी चोट के आगे आरिश की चोटें दिखाई ही कब दे रही थीं। तुम्हारी गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई और तुम्हें पता ही नहीं, हद है। वैसे इतनी लापरवाही की बजाय मिस्टर खारिश रंजीत, वो उसका नाम बिगाड़ते हुए गुस्से से बोली थी। अपनी जुबान को कंट्रोल करो, वरना यहीं से सीधा खाई में फेंक दूंगा। आरिश अपनी जगह से उठता ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर जाते उन्हें काफ़ी वक्त लगने वाला था। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, पत्थर दिल, जंगली सरदार कहीं के। वो तो लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। अगर तुम में हिम्मत है ना, तो यहाँ से ऊपर जाकर दिखाओ और अपनी चोंच मेरे साथ मत भिड़ाओ, इडियट लड़की। उसे डांटता वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा, जबकि रीमा ने एकदम से उसकी कमीज पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेला। मुझे छोड़कर जाओगी तो देखना, जान ले लूंगी तुम्हारी, वो उसे गुस्से से घूरती हुई बोली। आरिश ने एक नज़र उसकी ओर देखा। उसका माथा हल्का हल्का लाल हुआ था। अभी वो कुछ कहता कि एक तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ आई। आरिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और एक पहाड़ी के नीचे छिप गया। तुम, वो कुछ कहती कि आरिश ने उसके होंठों पर हथेली रखकर उसे चुप करा दिया। गोलियां अभी भी चल रही थीं। उसकी हथेली को अपने मुंह से हटाते हुए वो बुरी तरह गूं गां कर रही थी। आरिश ने उसे गुस्से से घूरा था और उसके मुंह से हथेली हटाकर अब उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। अब तो रीमा भी परेशान हो गई थी, इसलिए फौरन ही खामोश हो गई। अजीब सी स्थिति बन गई थी। वो आरिश के सीने से लगी उसके चेहरे को देखे जा रही थी। बेशक वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत मर्द था, लेकिन इन सब चौधरियों के दिल बहुत काले थे। अचानक ही उसे अपनी रोती तड़पती माँ का चेहरा याद आया था। ये चौधरी सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक है। वो नफरत से सोचते हुए नजरें फेरने लगी थी कि अचानक उसकी नज़र आरिश की गर्दन की उभरी हुई हड्डी पर टिक गई, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हुई थी। एक गोली फिर से चली थी कि आरिश ने उसे खींचते हुए अपने और भी ज़्यादा करीब कर लिया था और चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देखने लगा था। वो इस वक्त आरिश की इस कदर करीब थी कि उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने में सर छुपा खड़ी थी। उसकी तेज परफ्यूम की खुशबू में वो एक पल के लिए मदहोश हुई थी कि तभी उसे आरिश की आवाज़ सुनाई दी। तुम ठीक हो? गोलियों की बौछार अब रुक गई थी। आरिश के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ पहुंचे थे और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था। वो उसे लेकर सीधा हवेली के लिए निकला था, जहां सभी लोग परेशान थे। उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और गोलियां भी चलाई गई थीं। आरिश बेटा, अब ठीक है? चौधरी सूरजभान रणजीत ने हवेली में उसके आते ही फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक हूँ पापा, वो अपने दर्द और जख्म छुपाता हुआ बोला। ये लड़की फिर इधर आ गई, इसे अपने घर सुकून क्यों नहीं मिलता? आरिश की माँ कल्पना जी ने गुस्से से रीमा को घूरा, तो बदले में उसने मुंह बनाते हुए रुख फेर लिया। कल्पना जी को रीमा एक आंख नहीं भाती थी। उसकी पटर पटर चलती जबान से कल्पना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। वो तो तानिया को भी मना करती थीं, इस लड़की से दूरी बना कर रहो, ये तुम्हें भी बिगाड़ देगी। और अब क्या कर सकती थीं? अब तो तानिया शादी ही इस बदतमीज लड़की के भाई से कर रही थी और रिश्ते में तानिया की होने वाली ननद थी।
इसके बावजूद भी कल्पना जी को ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी। मामा, अब ये यहीं रहेगी। उसकी बात पर सबने हैरानी से उसे देखा। 2 दिन बाद तानिया और वरदान की शादी है, उसके साथ हमारी भी शादी होगी। उसने एक पल में ही अपना फैसला घर वालों को सुना दिया था, जबकि चौधरी आरिश की इस बात ने पूरी हवेली को सन्न कर दिया था। ये कैसे मुमकिन है आरिश? आपके नाम पर तो शोभा। चौधरी सूरज भान ने धीरे से कहा। जानते थे वो कितना जिद्दी था, और अगर एक बार जिद पर अड़ जाए तो पीछे नहीं हटता था। सही सुना आपने पापा और मम्मा, मैं फैसला कर चुका हूँ और अब पीछे नहीं हट सकता। और रही बात शोभा की, तो मैंने आज तक कभी शोभा को उम्मीद की किरण नहीं दी है जो उसे इस रिश्ते के टूटने का दुख होगा। उसकी बातें सुनते ही शोभा की आंखों से ढेरों आंसू बह निकले। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता था? जानता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती थी, फिर भी वो उसे ठुकराकर किसी और लड़की से कैसे शादी कर सकता था? शोभा गुस्से और दुख से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि रीमा अब तक आरिश के अचानक लिए गए फैसले पर शौक में थी। आरिश ने एक नौकरानी से कहा कि गेस्ट रूम में रीमा के रहने का इंतजाम करे, तो वो एक कड़ी नफरत भरी नज़र सूरजभान चौधरी पर डालती हुई खामोशी से नौकरानी के साथ चली गई। आरिश अपने कमरे में आया तो शोभा भी आज बेधड़क उसके कमरे में घुस गई। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप जानते हैं ना कि मैं आपसे। शोभा, आपको यूँ अंदर नहीं आना चाहिए था। आरिश, जो अपनी कमीज उतार चुका था और अब ब्लैक सैंडो पहने हुए था, उसकी बात काटते हुए गंभीरता से बोला। वो इस वक्त तो कुछ भी सुनने और कहने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो अपने ताजे जख्मों पर मरहम लगाना चाहता था। आप मुझे इग्नोर मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। शोभा की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो कपड़ों की अलमारी की ओर बढ़ा और दूसरी शर्ट निकालकर पहन ली। जो भी होता है भगवान की तरफ से होता है, आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, वो रूखे लहजे में बोला। वो नहीं चाहता था कि शोभा उसके लिए अब अपने दिल में कुछ भी रखे, क्योंकि वो अपनी बहन की खातिर उस लड़की से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाने वाला था, ताकि उसकी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। अपनी बहन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अगर वो शोभा से दिलो जान से मोहब्बत भी करता होता, तब भी शोभा को छोड़कर उस लड़की से शादी कर लेता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर। और अभी तो फिलहाल वो शोभा से मोहब्बत भी नहीं करता था, और ना ही कभी उसने अपनी तरफ से शोभा के दिल में कोई उम्मीद की किरण जगाई थी। बस ये रिश्ता बड़ों की मर्जी से तय हो गया था और उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया था। आप ज्यादती कर रहे हैं, शोभा तड़प कर बोली। कुछ फैसले वक्त की ज़रूरत होते हैं, हम चाहें या ना चाहें हमें करने पड़ते हैं। प्लीज़ लीव। अब की बार वो सख्ती से बोला और शोभा रोती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। आरिश ने गहरा सांस भरा। शोभा का दिल टूटेगा, वो ये पहले से जानता था, क्योंकि भले वो शोभा से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन शोभा उससे मोहब्बत करती थी। वो बेहद समझदार और सब्र वाली लड़की थी। वो आरिश के दोस्त की बहन थी। माँ बाप की मौत के बाद आरिश के दोस्त ने बड़ों की रजामंदी से आरिश और शोभा का रिश्ता तय कर दिया था, और फिर अपनी फैमिली को लेकर आरिश का दोस्त विदेश चला गया। और आज कोई भी लड़की आकर उससे उसकी मोहब्बत कैसे छीन सकती थी? शोभा बुरी तरह बिफर गई थी। उसे हर हाल में आरिश चाहिए था, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। यस भाई, फाइनली मैं चौधरियों की हवेली में पहुंच चुकी हूँ, और गुड न्यूज़ ये है कि चौधरी आरिश ने मुझसे शादी के लिए ऐलान कर दिया है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, वो शख्स खुद को खुद बर्बाद करने के लिए तैयार हो गया है। रीमा का कहा बहुत तेज था। देख लो रीमा, ये ना हो कि उनको बर्बाद करते करते तुम खुद बर्बाद हो जाओ, वरदान ने संजीदगी से कहा। और ऐसा क्यों होगा? वो माथे पर बल डालकर बोली। तो वरदान तल्खी से हंसा। ये दिल लगी जब दिल की लगी बन गई ना तो बहुत तकलीफ होगी, तो सावधानी रखना, इसे दिल की लगी मत बनने देना। वरदान उसे बहुत गहरी बात कहते हुए कॉल काट गया। रीमा ने अपने होंठ भींचे। मैं रीमा खुराना हूँ और अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटूंगी, वो दिल ही दिल में तय करती बोली, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि जब भगवान रिश्ते जोड़ता है तो दिलों में मोहब्बत भी डालता है। वो कैसे आरिश की मोहब्बत में डूबने से खुद को बचा सकती थी। वो दिन भी आ गया जब आरिश, रीमा, तानिया और वरदान दोनों जोड़ों की शादी संपन्न हुई थी। उस वक्त पूरी हवेली हवाई फायरिंग से गूंज रही थी। ढोल की थाप पर घोड़ों को नचाया जा रहा था। खूब गहमा गहमी और रौनक थी। कल्पना जी ने रीमा को मुंह दिखाई में अपने खानदानी माला दी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। इसके अलावा खानदानी कंगन दिए, और तानिया को भी उन्होंने खानदानी सेट दिया था। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ दोनों को बांट रही थी। भले वो रीमा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उनकी बहू थी,
चौधरी खानदान की इज्जत, और अब उनके साथ वो नाइंसाफी नहीं कर सकती थी। तानिया तो बहुत खुश थी, जबकि रीमा का चेहरा तो हैरत की तस्वीर बना हुआ था। वो इन सब के लिए अनजान ही तो थी। वो एक खास मकसद लेकर इस खानदान में शामिल हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वो और बरदान और रीमा के दिल में कौन सा राज है जो वो अब तक राज रखे हुए थे। इस राज से अनजान सब लोग रीमा और बरदान पर अपनी चाहतें लुटा रहे थे। कुछ रस्मों के बाद उसे आरिश के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कुछ देर इंतजार के बाद उठती बाथरूम को चली गई थी और इसी दौरान शोभा कमरे में आते अपना काम करके जल्दी से निकल गई थी। अपना जेवर और दुपट्टा उतारते हुए वो सिर्फ लहंगे और चोली में बाहर आई थी। उसे बस जल्दी से ये ड्रेस चेंज करना था। वो आरिश के आने से पहले इस लहंगे से जान छुड़ाना चाहती थी, जो उसकी नज़र में बेइंतहा बोर था। लेकिन वो उसकी गलतफहमी थी। अभी वो कबर्ड में मुंह दिए खड़ी थी कि दरवाज़ा खुला और आरिश कमरे में दाखिल हुआ और रीमा का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। आरिश उसे कबर्ड में मुंह घुसाए देख अपनी शॉल उतार कर सोफे पर फेंकता हुआ उसकी ओर बढ़ा था और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर सामने करता कबर्ड बंद कर गया। उसे बहुत गुस्सा आया था कि बजाय इसके कि वो उसका इंतजार करती, वो कबर्ड में घुसी क्या ढूंढ रही थी। उसको बाजू से थामे अपने सामने किया तो अगले ही पल वो बुरी तरह ठिठक गया। उसका खुलता सुनहरा रूप देखकर वो दंग रह गया था। उसकी छोटी सी चोली मुश्किल से ही उसकी धड़कनों को छुपाए हुए थी। उसका नरम और मुलायम जिस्म इस वक्त उसकी नज़रों के सामने था। कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी और इस वक्त आरिश के लिए ख़तरनाक भी। छोड़ी मेरा हाथ। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो अपनी कलाई सहलाने लगी। क्या कर रही हो यहाँ? वो सीने पर बाजू बांधे पूछने लगा। अपना ड्रेस ढूंढ रही थी, पर यहाँ मेरा कोई ड्रेस ही नहीं और मेरा सामान भी नहीं आया अभी तक, तो मैं क्या पहनूं? वो मुंह बनाते बुरी तरह घबराए हुए बोली। आज की रात कुछ पहनने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। वो उसे गहरी मदहोश भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगा और रीमा बुरी तरह सटपटाई थी। क्या क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है। छोटी सी बच्ची तो नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाऊं आज रात के बारे में। वो अपनी ब्लैक जैकेट उतार कर दूर उछालता रीमा का खून सुखा गया। देखिए आरिश, अभी मुझसे दूर रहें। अभी इतनी जल्दी मैं इस रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती। मुझे कंफर्टेबल होना है। वो हाथ के इशारे से उसे कहती सर झुकाए बोल रही थी, जबकि नजरें ऊपर उठने को इनकारी थीं। तुम्हें तो कंफर्टेबल मैं करता हूँ। झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और रीमा का दिल दहल गया। हैरानी से उसकी आंखों में देखती वो बुरी तरह सहम सी गई थी। आरिश की मजबूत बाहों में वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। आरिश के गले के चारों ओर बाहें डाले एकटक उसे देखती आरिश के दिल में अनगिनत जज्बात जगा गई। आरिश, वो बोल पड़ी जब आरिश ने उसे पलंग पर पटक दिया। रीमा पूरे शरीर और जान से कांपी। यूं पटकने पर उसके शरीर के खूबसूरत नरम नाजुक उतार चढ़ाव ने एक अलग ही रंग जमाया था, जो पल में आरिश की आंखों में खुमार बनकर उभरा। आरिश, पागल हो गए हो? रीमा कुछ और कहने के लिए उठी ही थी कि आरिश ने उसे फिर से बिस्तर पर धक्का दिया और उसका सिर तकिए से टकराया। अब आरिश अपनी उतारते हुए उसके ऊपर झुक गया था। रीमा ने घबराते हुए आरिश को हटाने की कोशिश की तो आरिश ने उसकी दोनों कलाइयों पर दबाव डालते हुए उसे अपने शिकंजे में लिया और उस पर साया बन गया। क्या हुआ जान? कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रही हो? ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है ना? फिर इतनी झटपटाहट क्यों? वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए उसके तेवरों को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो अचानक ही उसकी गर्दन पर झुकता हुआ और वो सिसक कर रह गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरिश इस कदर बेबाकी पर उतर आएगा, उसे संभलने का मौका तक नहीं देगा। वो उसकी गर्दन पर झुका, अब अपने दिए गए जख्म पर होंठ रख चुका था। रीमा के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो अपनी जगह पर थोड़ा सा झटपटाई थी कि आरिश ने उसे एक जगह पर स्थिर ही कर दिया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार स्पष्ट थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जरा सा सिर घुमाकर पीछे हटा। एक हाथ वो रीमा का छोड़ चुका था, जिससे वो अपनी गर्दन और कंधे को खरोचने लगी। दस्तक फिर से हुई तो मजबूरी में आरिश को ही उठना पड़ा। अपनी शर्ट पहनता वो दरवाजे की ओर बढ़ा, जबकि रीमा अपनी जगह से उठकर बैठती अब लगातार अपने शरीर पर खुजली किए जा रही थी। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, शोभा हाथ में ट्रे लिए सामने ही खड़ी थी। ट्रे में दूध और फल थे। ये आंटी जी ने भेजा है। वो नजरें झुकाए हुए ट्रे आगे कर गई। आरिश ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो? फिलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी।
और हुई तो मैं खुद ही आवाज़ लगा लूँगा किसी नौकर को, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर उसने फिर से जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा। वो रीमा ठीक है? दरवाज़ा बंद होता देख वो झट से बोली थी। क्यों, उसे क्या होना है? आरिश चौंका। नहीं, वो थोड़ा घबराई हुई थी, थोड़ी परेशान भी थी। इस तरह अचानक से शादी हुई थी उसकी, तो उसका घबराना तो बनता था। बस इसीलिए शोभा ने तुरंत सफाई पेश की। आरिश बिना जवाब दिए दरवाज़ा लॉक कर गया। शोभा के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आई थी। सुहागरात मनाएंगे? देखती हूँ कैसे मनाते हैं। वो अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते वापस पलट गई। आरिश ट्रे टेबल पर रखता रीमा की ओर मुड़ा तो ठिठक गया था। वो बुरी तरह अपने शरीर पर खुजली कर रही थी। गर्दन, कंधे, बाजू, पेट बुरी तरह खुजाते हुए उसने अपने सफ़ेद शरीर को लाल कर दिया था और लगातार वो अपने शरीर को अब नोचने भी लगी थी। क्या बदतमीजी है ये क्या कर रही हो? ये घुटना बिस्तर पर टिकाते हुए वो उसकी दोनों कलाइयों को जकड़ गया था। उसका ब्लाउज ढलक कर उसकी धड़कनों से नीचे आ रहा था। अब उसकी खूबसूरत सफ़ेद दूधिया धड़कनों पर ब्लैक बिरा रह गई थी, लेकिन उसे कोई होश ही नहीं था। प्लीज़ छोड़ो आरिश, मुझे खारिश हो रही है। वो अपनी टोन में बेबसी से बोलती खुद को छुड़ाते अपने शरीर को आगे पीछे कर रही थी। मेरी संगत से बचने के लिए अब ये तुम कौन सा नया ड्रामा रच रही हो? उसके छोड़ने वाली बात पर आरिश को गुस्सा आया था, और उस इंसान पर भी जिसने उसका नाम आरिश रखा था। और अब बार बार ये लड़की उसे खारिश के नाम से बुलाते हुए उसे बुरी तरह तपा चुकी थी। मैं क्यों करने लगी ऐसा? डरती नहीं हूँ तुमसे जो खुद को तकलीफ पहुँचाऊँगी। उफ, मैं मर जाऊँगी आरिश। वो फिर से खुद को नोचने लगी। आरिश को भी अब उसकी आंखों में आंसू देखते और शरीर पर लाल निशान बनते देख चिंता होने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। वो उसे बिना देर किए अपनी बाहों में भरते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया तो वो बेधक कर पीछे हटने लगी। लेकिन आरिश ने उसके फरार होने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यहीं ठहरो कुछ वक्त। वो उसे फिर से खुद को नोचते देख उसकी कलाइयों को जकड़ता दीवार के साथ लगा गया। वो गहरे सांस भर रही थी। पानी उसकी धड़कनों से गिरता बादल जैसा लग रहा था। आरिश का जी चाहा बादल की इन बूंदों को अपने होठों से चुन ले, पर खुद को काबू किए वो अपने निचले होठ का एक कोना दांतों तले दबा गया। ठंडे पानी से जहां उसके शरीर के लाल हुए हिस्सों को आराम मिला था, अब उसे ठंड लगने लगी थी। आरिश, मुझे ठंड। वो मुश्किल से अपनी पलकें उठाते हुए बोली। आरिश ने उसकी डोरियां खोली और उसके शरीर से उसे अलग कर दिया। क्या कर रहे हो? वो अपना आप अपनी बाहों में छुपा गई। उसकी आंखों में डर और शर्म की लहरें थीं। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए लहंगा भी नीचे गिरा गया। वो दीवार की ओर मुड़ती खुद को छुपाती कांपने लगी थी। उस वक्त वो आरिश को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ठंड से कांपते हुए वो बस आंखें बंद किए खड़ी थी। आरिश ने दिल को मजबूत किए शावर जेल उसके लाल होती पीठ पर लगाना शुरू कर दिया। वो करंट खाती उसकी ओर मुड़ी। आरिश प्लीज़। वो उसकी नज़रों की बेबाकी और हाथों को अपने शरीर पर महसूस करते हुए बुरी तरह से कांप रही थी। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें आराम दे रहा हूँ, चुप रहो। वो उसे चुप कराते हुए उसके प्रभावित हिस्सों पर हल्के से शावर जेल लगाता उसे शावर के नीचे खड़ा किए पूरी तरह गीला कर चुका था। कुछ देर बाद उसे शावर के नीचे से हटाता बाथरोब पहनाने लगा तो रीमा ने जल्दी से उसके हाथों से बाथरोब ले लिया। मैं खुद पहन लूँगी, कहते उसने जल्दी से पहनना शुरू कर दिया। वो अब भी कांप रही थी, लेकिन आरिश ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसके कमरे में ले जाते हुए सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद बिस्तर चेक करने लगा। तो वहाँ उसे पाउडर जैसे कुछ कण दिखाई दिए। वो होंठ भींचे झटके से चादर खींच गया और दूर फेंक दी। रीमा हैरान होकर उसे देख रही थी। तकिए के कवर भी उतारते हुए दूर फेंक दिए, लेकिन वो अब भी बिस्तर पर लेटने का रिस्क नहीं ले सकता था जब तक कि क्लीनर से मैट्रेस को साफ न करवा लेता। वो गहरी सांस भरता अब रीमा को देख रहा था, जिसके गले के चारों ओर अब भी लाल निशान मौजूद थे। दराज से क्रीम निकालते हुए वो उसकी ओर बढ़ा। मैं खुद लगा लूँगी, रीमा ने उसके हाथ से क्रीम लेते हुए कहा तो वो बिना किसी प्रतिरोध के उठता बाथरूम की ओर बढ़ गया। खुद भी शावर लेता बाहर आया तो आईने के सामने खड़ी अपनी पीठ पर क्रीम लगाने की असफल कोशिश कर रही थी। आरिश ने उसके पास जाकर उसके हाथ से क्रीम ली तो वो तुरंत अपना बाथरोब वापस ठीक करती हुई उससे दूर हो गई। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर, ऐसे दूर भाग रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो गुस्से से उसके बाथरोब की डोरी को खोलते हुए उसके शरीर के प्रभावित हिस्सों पर क्रीम लगाने लगा था। रीमा शर्म और हया से लाल हो गई थी। उसे वापस बाथरोब पहनाते हुए वो क्रीम वापस दराज में रखकर पलटा। बिस्तर सोने के काबिल नहीं, यहीं सोफे पर सोना पड़ेगा, कम हेयर। वो खुद सोफे पर लेटता कुशन पर सिर रखे उसे अपने पास आने का इशारा कर गया।
नहीं, मैं यहाँ सोफे पर कैसे? रीमा चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना मैं इस बंद कमरे में क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। और इस तरह का अंदाज अपनाकर तुम मुझे वैसे ही अपनी ओर खींच रही हो। और अगर मैं जायज जज्बातों में बह गया तो सुबह उठकर ढूंढती रहोगी कि खारिज के निशान कौन से हैं और आरिश के दिए निशान कौन से हैं। वो उसके शब्दों को बड़े ही अंदाज में उसे वापस लौटा चुका था। चेहरा पल में खिलके गुलाल हुआ था। वो चुपचाप बिना बहस किए उसके पास एक तरफ जाकर टिक गई। बिस्तर पर यह सब कुछ कहाँ से आ गया? यकीनन मुझे तकलीफ देने के लिए तुमने ही सब कुछ किया होगा। वो उसकी तरफ मुड़ती माथे पर बल डालकर पूछने लगी। आरिश ने गहरा सांस भरा। एक तो तुम इस हालत में मेरे पास लेटी हो, ऊपर से मेरी पत्नी हो, और तुम्हें सिर से पांव तक देखने के बाद तुम्हारी संगत का खुमार मेरी रग रग में जुनून बनकर दौड़ने लगा है। और अगर तुमने और कोई बात की तो मैं सब कुछ भुलाकर तुम पर अपनी शिद्दतों को ऐसे ढाऊंगा कि फिर कभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का सोचोगी भी नहीं। वो उसकी हर छोटी बात का जवाब इतनी डिटेल में दे रहा था कि रीमा को उस पर सख्त गुस्सा आने लगा। आरिश तुम कि वो उसके होंठों पर उंगली रख गया। अब तुम्हारी आवाज़ भी ना आए, वरना रात भर सिसकों की आवाज़ें इस कमरे में गूंजेंगी। और अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि मेरी हल्की सी शिद्दतों को भी सह सको, इसलिए अब आंखें बंद और सोती नजर आओ मुझे। वो धीरे से सरगोशी भरे अंदाज में कहते हुए उसकी आंखें बंद करता, उसका सिर अपनी बाहों पर टिकाकर वो भी अपनी आंखें मूंद गया। लेकिन जानता था यह हरकत किसने की है और वो उसके लिए कुछ सोच चुका था। वरदान और तानिया वरदान के फ्लैट में आए थे। वरदान ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया था, लेकिन अपनी सुहाग सेज पर वो तानिया के सब अरमानों को रौंद गया। वो जो इतनी खुशी से उसकी सेज सजाकर बैठना चाह रही थी, वरदान ने सारी सेज उतार कर फेंक दी। तानिया ने गहरे होते सांसों से उसे देखा। वो इस वक्त बेइंतहा गुस्से में था। तुमसे शादी मोहब्बत में नहीं की है तानिया, बल्कि तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए की है। जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे पे तो करना ही था ना, और उसकी औलाद की शक्ल ही वो पे हो सकता था। यही सोचा था मैंने और रीमा ने, वो जहर बहरे लहजे में बोला। तानिया 2 कदम पीछे हटी थी। जी तो चाहता है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी आत्मा की धज्जियाँ उड़ा दूँ। जो तुम्हारे बाप ने किया उसका बदला ऐसे ही पूरा होगा जब उसकी औलाद तड़पेगी, जैसे हमारे माँ बाप तड़पे हमारी आंखों के सामने। अब उसी तकलीफ से गुजरेगा सूरज भान चौधरी, तभी तड़पते दिल को सुकून मिलेगा। वरदान की आंखों में गुस्से के लाल डोरे देखती हुई वो डर के मारे पीछे हटी थी। ये तो वो वरदान था ही नहीं जिससे तानिया ने प्यार किया था, ये तो कोई और ही था। वो थर थर काँप रही थी। पर मैं तुम्हारे बाप जितना जालिम नहीं बन सकता तानिया। तुम्हारे बाप ने इतना जुल्म किया है मेरी माँ पर कि वो मर जाए तो भी उसकी सज़ा कम है। मैं इतना जालिम नहीं हूँ, लेकिन सज़ा दिए बिना भी गुजारा नहीं। वो उसके सामने आया। तानिया में तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बाप का गुनाह ही पूछ लेती, बट चुपचाप खड़ी आंखों में हैरत लिए उस इंसान को देख रही थी जो उसका वरदान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कोई बहशी और जुनूनी इंसान लग रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया है आज तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें तलाक देकर। और उसकी बात पर तानिया का सांस रुक गया था। रात के इसी अंधेरे में मेरे घर से निकल जाओ। तलाक के पेपर कुछ ही दिन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तानिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरती कि वरदान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे को थपथपाया पर वो लड़की होश में न आई। वरदान ने तो उसकी आत्मा ही खींच ली थी। दीवानों की तरह वो उससे इश्क करती थी। इश्क के आगे उसने अपना सब कुछ हार दिया था। अपने घर वालों से नाराज़गी मोल ली थी उसने। अगर आरिश साथ न देता तो ये शादी कभी न होती, और अगर शादी न होती तो तानिया भी जिंदा न बचती, क्योंकि वरदान उसकी रग रग में ज़िंदगी बनकर दौड़ने लगा था। और इस इश्क की वो इतनी सज़ा देने लगा था तो तानिया सहन नहीं कर पाई थी। वो उसे लेकर अस्पताल आया था। रात भर उसे होश न आया। वो रात भर यूं ही उसके पास अस्पताल में बैठा रहा। वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। वो डर गई थी कि वो होश में आई तो वरदान उसे तलाक दे देगा और उसे छोड़कर चला जाएगा। इस बात ने उसका दिमाग सुला दिया था और वो जागना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर, तानिया को होश कब तक आएगा? वो सुबह के समय आया तो डॉक्टर से पूछा, मिस्टर वरदान वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खुद होश में आना नहीं चाहती या फिर आंखें नहीं खोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक बार मिल लें उनसे, शायद वो किसी डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर अपने कहते आगे बढ़ गए थे। वरदान ने सोच लिया था वो तानिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। बिना उससे मिले वो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते एक तरफ को बैठ गया। जैसे ही आरिश अस्पताल में दाखिल होता दिखा वो अस्पताल से निकल गया था।
वो अब और बहरूपिये की जिंदगी नहीं जी सकता था। अब वो ये देश छोड़कर जाने का इरादा रखता था। वो अपनी सोचों में उलझा हुआ था कि उसके नंबर पर रीमा की कॉल आने लगी। सुबह आरिश की आंख मोबाइल पर आती कॉल से खुली तो उसकी नज़र रीमा पर जा ठहरी, जो उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे गहरे लाल निशान काफ़ी हद तक मध्यम पड़ चुके थे। वो गहरी नींद में थी जब मोबाइल पर फिर से बीप हुई। वो धीरे से पास पड़े मोबाइल को उठाता, उस पर वरदान की आती कॉल देखता थोड़ा परेशान हुआ और अगले ही पल कॉल रिसीव कर ली। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ तानिया को? वो एकदम से दहाड़ा था कि रीमा ने डर के मारे उसके सीने पर अपने हाथों का दबाव बनाया था। वो उठ बैठा था। आई एम कमिंग। वो अपना मोबाइल पीछे गिराता रीमा को देखता उठ बैठा था। उसका रुख सीधा बाथरूम की ओर था। उसे अचानक क्या हुआ, वो हैरानी से सोचते हुए उठी थी, जबकि आरिश जल्दी जल्दी तैयार होता अपनी चीज़ें उठाए दरवाजे की ओर बढ़ा। आरिश स्टॉप। वो उसके पास आई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? वो फिक्रमंदी से बोली। तुम? बेखबर आरिश का हाथ उसके गले को छू गया। भगवान से प्रार्थना करना मेरी बहन को कुछ ना हो, वरना आग लगा दूंगा सबको। वो उसे झटके से छोड़ता खुद बाहर निकल गया। हे भगवान, क्या हो गया तानिया को? वो आरिश के जाते ही वरदान को कॉल मिला गई, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी अगर तानिया को कुछ भी हुआ तो आरिश पागल हो जाता और न जाने क्या कर देता और सारा प्लान चौपट हो जाता। वो बार बार वक्त वक्त पर वरदान को कॉल कर रही थी, तो कभी आरिश को, कि कुछ देर बाद उसका नंबर ऑन हो गया था। भाई कहाँ हो आप? और तानिया को क्या हुआ? वरदान की पकड़ मोबाइल पर कड़ी हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप भाई? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं यह हमारा प्लान नहीं था। वो बेबसी से बोली। मैं जानता हूँ रीमा, लेकिन अब बस, अब और बहरूपिया बनकर नहीं जी सकता। मुझे अपनी असल में लौटना था। और तानिया, उसका क्या? उसने धड़कते दिल से पूछा। वक्त के साथ साथ संभल जाएगी। मेरे बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं भाई, वो मर जाएगी। आप जानते हैं दीवानों की तरह इश्क करती है वो आपसे। रीमा की आंखें भीगने लगीं। कोई किसी के लिए नहीं मरता रीमा, सब बनावटी बातें हैं। बेहतर होगा तुम भी निकल आओ इस सब से, ख़त्म करो ये बदले का खेल। कोई रिश्ता ना रखो उनसे। वो उसे समझा रहा था। हरगिज नहीं, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। भाई प्लीज़ आप भी लौट आइए। ये सब कुछ हमारा प्लान नहीं था। वो दर्द से बोली कि उसी पल कॉल कट गई। उसने अपने सामने अचानक से आरिश को देखा तो अपना मोबाइल वाला हाथ नीचे कर गई। क्या था तुम्हारा प्लान? वो ठंडे लहजे में बोला। कैसा प्लान? वो जल्दी से मुकर गई, लेकिन आरिश की पकड़ उसके बालों पर कड़ी हो गई थी तो वो सिसक कर रह गई। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। बताओ मुझे क्या प्लान है तुम्हारा? किस मकसद के तहत तुम दोनों भाई बहन हमारी हवेली में घुसे हो? सच सच बताओ। वो उसके बालों को बुरी तरह झटकता चिल्लाया था। सुनना चाहते हो? अब की बार रीमा की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम सच सुन सको? वो आंखों की नमी पीछे धकेलते अपने बालों को झटके से छुड़ा गई। वो होंठ भींचे उसे ही देख रहा था। तो सुनो, तुम्हारा बाप एक गंदा इंसान है। वो नम आंखों और दुखी लहजे में बोलती आरिश को पूरे शरीर से हिला गई। तुम और तुम्हारी बहन एक गंदे आदमी की औलाद हो। सुना तुमने? वो इतना ऊंचा चिल्लाई कि आरिश का हाथ उठ गया था, जो सीधा उसके गाल की रौनक बना। वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। थप्पड़ काफ़ी तेज था, जिसे नाजुक सी रीमा सहन नहीं कर पाई। आरिश उसके लाल गाल को देखता अपने हाथ की मुट्ठी कस के भींच गया था। उसका रीमा को थप्पड़ मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी बात ही ऐसी थी कि वो खुद पर काबू खो बैठा। वो अपने गाल पर हाथ रखे चकराते हुए उठी थी, लेकिन फिर से ढह गई। आरिश ने घबराकर उसे वापस खड़ा किया। वो जो उसकी एक थप्पड़ से ही होशो हवास खो रही थी, मुश्किल से खुद के होश ठिकाने रखे। वो आरिश को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। उसके निचले होंठ पर अंगूठा रखे उसने मसल लिया, जहाँ से खून की हल्की सी बूंद निकली थी। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ थे। आरिश को उसे ऐसे देखकर तकलीफ हुई थी। यहाँ आओ। वो उसे लिए बिस्तर पर बैठा, जबकि रीमा उसे खामोश जख्मी नज़रों से देखने लगी। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मा के साथ जुल्म किया था। वो बहुत ही दर्द से बोली थी। रीमा, वो सख्त लहजे में गरजते हुए बोला। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी और भाई 8 साल के। वो बोले जा रही थी। हम दोनों को कमरे में कैद कर दिया। वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा था। आरिश, आपके पापा ने मेरे पापा को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा, कि वे उनकी मार खाते खाते ही बेहोश हो गए थे। और मेरी मम्मा उनके जुल्म और दरिंदगी का शिकार बनती रहीं।
सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उनके 2 आदमी भी थे वहाँ पर, जिन्होंने मेरी मम्मा के साथ मैं और भाई कमरे में मौजूद विंडो से ये सारा जुल्म देखते रहे। लेकिन हम खामोश रहे, क्योंकि माँ ने हम दोनों को कसम दी थी। माँ ने कसम दी थी भाई को कि वो मेरी हिफाजत करेगा। इसलिए भाई खुद भी खामोश रहा और मुझे भी खामोश रखा। लेकिन ये सब उस वक्त ख़त्म हुआ जब इन सबके चले जाने के बाद मेरी माँ ने खुद को हमने बाहर निकलकर माँ को बचाने की कोशिश की। हम बहुत रोए थे आरिश, बहुत ज़्यादा। हमारी माँ तड़प रही थी पूरी आग की लपटों में। पूरी आग की लपटें थीं। नहीं जानते थे माँ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना जानते थे कुछ अजनबी लोग हमारी माँ को बहुत बुरी तरह रौंद। वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो दी। ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आरिश को यकीन नहीं आया। आपका यकीन न करना बनता है आरिश। कोई भी अपने पिता के बारे में ऐसी बात सुनेगा तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। हमारा बचपन कितनी मुश्किलों का शिकार रहा ये हम जानते हैं। आप या आपके परिवार वाले नहीं, आपके वो सो कॉल्ड पापा नहीं। रीमा बेताबी से रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाए फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि आरिश को अपना वजूद कई हिस्सों में बढ़ता महसूस हो रहा था। दिल था कि यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन सामने बैठी लड़की की आंखों में आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि वो सच कह रही है। बरदान ने तानिया से शादी क्यों की? तुम दोनों ने जानबूझकर? आरिश आरिश पूछना चाह रहा था। सब कुछ जानने के बावजूद वो फिर भी पूछ रहा था। आप सबको बर्बाद कर देना चाहते थे, हम दोनों भाई बहन। और फिर तानिया को भाई ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और यूं तानिया भाई की ज़िंदगी में आ गई और मैं तुम्हारी। उसकी बातें सुनते हुए वो पीछे हटा। हमारा मकसद सिर्फ सूरजबहान चौधरी को मारना नहीं था, उसकी पूरी नस्ल को बर्बाद करना था। इसीलिए ये शादियाँ हुई। तो कर दी बर्बाद नस्ल, ले लिया तुम्हारे भाई ने बदला। मेरी तानिया चली गई, तुम्हारे भाई की वजह से उस मासूम ने ज़िंदगी हार दी। आरिश ने तड़प कर कहा। तो रीमा का रोआ रोआ कांप उठा था। नहीं, ये झूठ है तानिया, नहीं। रीमा को अपनी आवाज़ कुएं से आती सुनाई दी। मनाओ जश्न, अब तुम और तुम्हारा भाई चौधरी सूरजबान भाई है। लेकिन तानिया चली गई, वो तो मासूम थी ना, उसका क्या कसूर? आरिश ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। हम भी मासूम थे, हमारा क्या कसूर था? मेरी मामा भी मासूम थी, हमारा पूरा घर तबाह कर दिया, तो हम कैसे माफ़ करते? रीमा अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। आरिश के नंबर पर किसी की कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करता, रीमा पर गहरी नज़र रखते हुए जो सामने दीवार को एकटक हो रही थी। मुझे हर हाल में वो चाहिए। अगर वरदान न मिला तो तुम सबको अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। मुझे वो शख्स हर कीमत पर चाहिए। रीमा उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। जो कॉल काटता अब उसकी ओर बढ़ा था। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई और तुम आरिश चौधरी को धोखा दे दोगे, तकलीफ पहुंचाओगे उसे, मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओगे? तो आरिश चौधरी चुप बैठा तमाशा देखेगा। अब देखो आरिश चौधरी क्या करता है तुम्हारे भाई के साथ। वो गुस्से से फुनकारा था। आरिश रुके। वो पीछे लपकी थी, लेकिन आरिश गुस्से से दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर लॉक कर गया। और इसी में रीमा का हाथ दरवाजे में बुरी तरह आया था। एक दिल खराश चीख उसके होठों से बाहर हुई थी। आरिश के जाते कदम थमे थे। पलट के एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, लेकिन फिर पलटने की बजाय वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकलता चला गया। हवेली में कोई नहीं जानता था कि इस वक्त आरिश और रीमा के बीच क्या चल रहा है, सिवाय एक इंसान के जो लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी। आरिश के जाने के बाद शोभा ने आरिश के रूम का दरवाज़ा खोला तो रीमा को ज़मीन पर गिरा पाया। उसके हाथ की उंगलियों से खून बह रहा था और वो तकलीफ़ से आंखें मीचे आंसू बहा रही थी। बहुत तकलीफ़ हो रही है चौधरी, आरिश को पाकर भी तुम जैसी लड़कियां सारी ज़िंदगी हासिल और ना हासिल के बीच लटकती रहती हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम और आरिश एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। वो तो मेरे हैं, सिर्फ शोभा के, और मुझसे उन्हें तुम तो क्या कोई भी छीन नहीं सकता। उसकी बातें सुनती रीमा कड़वी हंसी हंसते अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसकी तरफ 2 कदमों से बढ़ी। तुम्हें लगता है चौधरी आरिश तुम्हें मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा। रीमा की बात पर शोभा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन वो जिंदा नहीं मिलेगा, उसका मरा हुआ शरीर तुम्हारा, उसके मरे हुए शरीर से तुम शादी कर लेना, ठीक है? रीमा ने तंज भरी मुस्कान उस पर उछाली। तुम पागल हो गई हो, वो पति है तुम्हारा, और तुम उसे मारने की बात। शोभा का दिल दहल गया। रीमा कितनी सख्त दिल थी कि अपने पति को ही मारने की बात कर रही थी। यही होगा शोभा मैडम, क्योंकि रीमा की ज़िंदगी का एक ही मकसद है,
चौधरियों की तबाही, वो कड़क लहजे में कहती कमरे से बाहर निकली, जबकि शोभा वहीं खड़ी उसे जाता देखती रही। चौधरी सूरजभान अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरता कार पोर्च से अंदर हवेली की तरफ कदम बढ़ा गया जब उसका टकराव रीमा से हुआ था। वो इस तरह अकेली कहाँ जा रही थी? रुको, लड़की कहाँ जा रही हो? भले आरिश ने उससे शादी कर ली थी, लेकिन वो इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। यही वजह थी कि वो तिरस्कार से उसे संबोधित कर गए थे। रीमा के कदम थमे थे, चेहरे पर तकलीफ के आसार स्पष्ट थे। तो मैं ही ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची थी। चौधरी सूरजभान, वो दांत पर दांत रखे गुस्से से बोली और अगले ही पल हाथ में थामा उसके पेट में घुसा दिया। वो हैरानी से उसे देखता रह गया। रीमा ने गहरी सांस भरते हुए उन्हें देखा। उन्होंने गुस्से से रीमा को बालों से पकड़ लिया। मुझ पर वार किया तूने? मुझ पर? चौधरी सूरजभान पर? तुझे क्या लगा तेरे एक बार से चौधरी सूरजभान मर जाएगा? सूरजभान हाथ में पकड़े हुए एक दिल दहला देने वाली चीख मार रहे थे। आरिश इस तरफ भागता हुआ आया था। एक ही बार में तो तू जाएगी इस दुनिया से, जानती है कैसे? ऐसे कहते हुए रीमा के पेट में ही वो चाकू, लेकिन अचानक ही आरिश ने उस चाकू को थाम लिया। उस पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाता हुआ अपना हाथ बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था। सख्त निगाह पिता पर डाली, जो रीमा के बालों को मुट्ठी में जकड़े हुए थे, और वो दर्द से आंखें नीचे खड़ी थी। चाकू सूरजभान के हाथ से छूट गया था। आरिश ने रीमा को अपने पीछे करते हुए बाप की आंखों में आंखें डाली। आरिश, इसने तुम्हारे बाप पर हमला किया है, ये देखो। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखे खून निकलते देखकर कहा, आप फिर भी जिंदा हैं? आरिश की बात पर वो दंग होते हुए उसे देखने लगे। क्या बकवास! वो तकलीफ के एहसास के कारण बोल ही नहीं पाए। आपने 15 साल पहले जो किया उसकी सजा का वक्त आ गया है। आरिश ने कहते हुए अपने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम को इशारा किया, जो उसके एक इशारे पर उसकी ओर लपका था। इन्हें ले जाओ। वो मुड़ गया। क्या कह रहे हो आरिश? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? आप मुजरिम हैं, प्रकाश खुराना और उसकी बीवी के, वो कड़ी आवाज में गरजते हुए बोला। इंस्पेक्टर विक्रम उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले गए। आरिश रीमा को कलाई से थामते हुए कमरे में वापस अंदर लाया। कमरे में ले जाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से उसके हाथ के जख्म को साफ किया, जो दरवाजे में आने से मिले थे। उसे अपने जख्म की परवाह नहीं थी, जो उसने रीमा को बचाते हुए अपने हाथों को लहूलुहान किया था। वो बस रीमा के जख्मों को साफ करते हुए उन पर दवा लगा रहा था, और वो एक टक उसे देखे गई। मैंने आपके पापा को मारा और आप मुझे, वो आंसू बहाते हुए बोली। आरिश ने एक नज़र उसे देखा और अपने हाथ के जख्म को। वो तुम्हारा काम था जो तुमने किया, जो तुम्हें सही लगा। ये मेरा काम है और जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। वो उठते हुए बाथरूम का रुख कर गया। अपने हाथ के जख्म को पानी के नीचे रखा तो वो होंठ भींच गया। मुझे तलाक चाहिए, वो बाथरूम के दरवाजे में खड़ी होकर उसे दिल बड़ा करती हुई बोली। आरिश ने पलटकर एक नज़र उसकी ओर देखा और उसकी ओर कदम बढ़ाए। मेरे जीते जी तो नहीं दूंगा। हाँ, मुझे मारकर आज़ाद हो जाओ। वो गहरी निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया, जबकि रीमा वहीं खड़ी रह गई। वरदान वापस लौट आया था तानिया की जिंदगी के लिए। उसे वापस आना पड़ा। वो चाह कर भी उसे छोड़कर ना जा सका। रीमा के शब्दों ने उसे वापस आ लिया था। वो मर जाएगी आपके बिना, वो भी तो टुकड़े टुकड़े मर रहा था। तानिया अस्पताल के बेड पर लेटी वो अब तक वैसी ही हालत में थी जैसा वो उसे छोड़कर गया था। आंखें खोलो यार, आ गया हूँ। वो मजबूत आदमी भी रो पड़ा था। एक लड़की की मोहब्बत ने उसे कमज़ोर बना दिया था कि वो अपना मकसद भी भूलता उसे छोड़ गया। उसे तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था पर नहीं दे सका, इसीलिए चला गया। पर वो ये नहीं जानता था कि उसका जाना ही उस लड़की के लिए तकलीफ़ का कारण बन गया था। तानिया मेरी जान, आंखें खोलो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे उसके माथे पर होंठ रखे बोला, तो अगले ही पल तानिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली थीं। चेहरे पर एक दर्द लिखा हुआ था। आई एम सॉरी, वो उसके चेहरे पर झुका आंसू रोकते हुए बोला। तानिया ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। वो तो पागल थी, दीवानी थी, वरदान की उसकी पेशकदमी पर उसकी तरफ भागते हुए जाने वाली थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? वो सिसकते हुए उसके चेहरे को थाम कर बोली। वरदान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे और बेकरारी से उन होंठों की नरमी को महसूस किया था। कभी नहीं जाऊंगा, उसकी नाक के साथ नाक मिलाते हुए वो कह रहा था। जब आरिश कमरे में आ दाखिल हुआ, उसका जी चाहता था कि वरदान को जान से मार डाले, कि जिसकी वजह से उसकी बहन इस हालत में पहुंची थी। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे में खोते देख वो चुपचाप बाहर निकल गया था। कुछ वक्त बाद तानिया और वरदान अपनी ज़िंदगी में खुश थे।
चौधरी सूरजभान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। एक खामोशी का राज था हर तरफ। रीमा और आरिश के बीच ठंडी जंग अब भी जारी थी। आरिश का ज़्यादातर वक्त डेरे पर गुजरता और वो रात गए लौटता और सुबह भी जल्दी चला जाता। ऐसे में रीमा को उससे माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ, उसे माफ़ी मांगनी थी। वरदान ने ही उसे समझाया था। उसकी माँ के अपराधी को सज़ा मिल गई थी और इस समय बाकी का कोई कसूर नहीं था, इसलिए उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँच सकती थी। वो उससे सहमत हो गई थी, लेकिन आरिश को अब तक नहीं मना पाई थी। आज रात वो स्पेशल उसके लिए तैयार हुई थी। उसे अपनी पहली रात याद आ गई तो वो आईने के सामने खड़ी शर्माते हुए सिर झुकाए मैरून सिल्क की नाइटी में अपने नरम गुदाज उभरती खूबसूरती को देखकर अपना होंठ दांतों तले दबा गई। देखती हूँ चौधरी खारिश, आज कैसे इग्नोर करोगे मुझे। वो उसके आने से पहले ही फौरन बाहर निकलती बिस्तर पर लेट गई बिना किसी कंबल के। कुछ ही देर में आरिश कमरे में दाखिल हुआ। उसे यकीन था कि रीमा सो गई होगी, लेकिन उसे बिस्तर पर ऐसे मुंह के बल लेटे देख वो ठिठक कर रुक गया। उसकी शॉर्ट सी नाइटी उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। उसकी सफ़ेद टांगों को देखता उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा था। माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दिए। वो बहुत खूबसूरत थी। आरिश जानता था, ये तो उसने शादी की पहली रात ही देख लिया था और कैसे खुद पर काबू किए हुए था वो ये भी जानता था। और आज तो वो सरापाए कयामत लग रही थी। आरिश ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए फिर से पलट कर उसे देखा था। उसके शरीर के उभरते नाजुक अंग आरिश के शरीर में करंट सा दौड़ा रहे थे। वो फौरन बाथरूम की ओर बढ़ता दरवाज़ा बंद कर गया। अब शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रीमा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आज न बच सकोगे मेरी खूबसूरती के जलवों से, मिस्टर आरिश उर्फ खारिश। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। ये तक नहीं जानती थी कि वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार गई थी। आरिश बाहर निकला तो वो सफ़ेद ट्राउज़र पहने शर्टलेस था। कमरे की लाइट्स को डिम करता वो बिस्तर की ओर बढ़ा। शावर का ठंडा पानी भी उसके जज्बातों को ठंडा न कर सका था। आज उसे अपनी पत्नी की संगत का नशा चढ़ चुका था, जो अब सिर चढ़कर बोल रहा था। उसके पास लेटते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छिपाए उसके शरीर से उठती खुशबू को महसूस करता गया और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर कर लिया। रीमा एकदम घबराई थी। क्या कर, उसकी कांपती आवाज़ सुनाई दी। वही जो तुम भी चाहती हो। उसे मजबूती से अपनी बाहों में समेटे वो उसकी नाजुकी को अपने सीने पर महसूस करता जल उठा था। उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते रीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आरिश छोड़ो, मेरा दम घुट, वो मुश्किल से बोली थी। ये तो अपने आप को सजाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब बचना नामुमकिन है। वो उसका सिर तकिए पर रखता उसके गालों पर होंठ रख गया, उस गाल पर जहाँ उसने थप्पड़ मारा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। वो उसके गालों पर होंठ रखता अपना स्पर्श बिखेरते हुए सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। मुझे बहुत दर्द हुआ था, रीमा ने पलकों को झुकाकर धीरे से कहा। तो उसने और नरम स्पर्श उसके गालों पर बिखेर दिए। जानता हूँ, अपने हाथ को सजा भी इसीलिए दी थी। वो उसकी नाइटी को उसके शरीर से सरकाता, अपना हाथ उसकी नरम धड़कनों पर रखता उसे मचलने पर मजबूर कर गया। आरिश, अब सिर्फ मुझे महसूस करो, वो खुमार के आलम में बोलते हुए उसके कान की लौ को धीरे से काट गया था और फिर धीरे से उसके होंठों पर झुका और उस पर छा गया। रीमा ने भी दिल से उसे खुद को समर्पित कर दिया था। शादी जैसे पवित्र बंधन को वो इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन नहीं कर सकी थी। और आरिश जैसे इंसान को वो कैसे अपने मकसद में इस्तेमाल कर सकती थी? कभी नहीं। आरिश के लबों पर एक नरम मुस्कान सी सजी थी। उसने अपनी रीमा को कैसे काबू करना था वो अच्छे से जानता था। बदला लेने में इंसान जब भी जल्दी करता है तो नुकसान ही उठाता है। किसी एक के किए की सज़ा सबको देना भी गलत है। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें कि लोग पाप के रास्ते से हटकर पुण्य के रास्ते पर चलें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।